नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम अपनी पिछली क्लास जो कि फंडामेंटल राइट है ना, जिससे से रिलेटेड जो है एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसको जो है आगे कंटिन्यू करते हैं और अब उसके जो है आगे के एमसीक्यू जो है उस पर जो है हम लोग डिस्कशन जो है अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना? तो जो आपका पहला क्वेश्चन है आपका उत्प्रेषण रेट के बारे में है। किसके बारे में? उत्प्रेषण रेट के बारे में है और यहाँ हमसे जो है पूछा जा रहा है कि उत्प्रेषण रेट सर्स्योररी रेट जो है किस लिए जारी होती है। आपका ऑप्शन नंबर पहला है कि अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही की रिकॉर्ड समीक्षा हेतु उच्च न्यायालय ऑब्लिक सुप्रीम कोर्ट को भेजने का आदेश। ठीक है, लोअर कोर्ट ऑर्डर्ड टू ट्रांसफर रिकॉर्ड फॉर रिव्यू, है ना, टू दी सुप्रीम कोर्ट और टू दी हायर कोर्ट, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है किसी मामले में आगे की कार्यवाही को रोकने का आदेश, ऑर्डर टू स्टॉप फर्दर प्रोसीडिंग्स, किसी अधिकारी की पद वैधता पूछना, क्वेश्चन लीगैलिटी ऑफ ऑफिस, किसी बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, प्रेजेंट डिटेन पर्सन। ठीक है, तो आपको बताना है कि उत्प्रेषण रेट जो है कब जारी किया जाता है, उसका मतलब क्या है। सिंपल से एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है उत्प्रेषण रेट का जो है क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पर तो हम लोग डी को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? डी को देखते हैं। किसी बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। तो भैया इस रिट को जो है हम लोग जो है हैबियस कॉर्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस रिट को हम लोग हैबियस कॉर्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए किसी सी नंबर का। तो एक तरीके से ये वाला क्या हो गया हमारा? गलत हो गया, मतलब ये नहीं होगा हमारा जो है, ये वाला आंसर वह नहीं होगा, है ना? ये वाला आंसर तो गया। सी वाला देख लेते हैं। तो सी में क्या कहा गया? किसी अधिकारी की पद वैधता पूछना। तो किसी अधिकारी की पद वैधता पूछने को जो है हम लोग क्यों वारंटो कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों वारंटो कहते हैं? अधिकार परीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा, इसको भी अलग कीजिए। नेक्स्ट है किसी मामले में आगे की कार्यवाही रोकने का आदेश देना, ऑर्डर टू स्टॉप फर्दर प्रोसीडिंग। अरे भाई, जहां पर भी स्टॉप आ जाए वहां पर हमको पता है क्या है? प्रोहिबिशन रिट है। क्या, कौन सा रिट है? प्रोहिबिशन रिट है। ठीक है, प्रतिषेध रिट है। तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा फिर ए नंबर का आंसर। अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही का रिकॉर्ड, है ना, यहाँ का होना चाहिए था, का रिकॉर्ड समीक्षा हेतु उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को भेजने का आदेश देना। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि उत्प्रेषण रेट कब जारी किया जाता है? आपको ये मालूम है कि उत्प्रेषण रेट या प्रोहिबिशन दोनों, पहले तो आप एक चीज और ये भी समझ लीजिए कि ये दोनों रेट जो है वो जुडिशरी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? जुडिशरी से, मतलब न्यायपालिका से संबंधित है। ठीक है, ये कार्यपालिका या किसी जो है निजी संस्था को ये दोनों जारी नहीं किए जा सकते। बाद में अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सर्स्योररी जो है उसको सरकारी विभागों को भी जारी किया जा सकता है, लेकिन वो एक अलग मैटर है। ठीक है, तो ये दोनों न्यायपालिका से जुड़े हुए रिट हैं। तो उत्प्रेषण रिट तब जारी किया जाता है जब किसी मुद्दे पर जो है निर्णय आ चुका होता है, तो उसको उसके सुधार करने के लिए, मतलब ये तरीके से समझिए क्यूरेटिव रिट होता है। कैसा होता है? क्यूरेटिव। वहीं दूसरी तरफ प्रोहिबिशन क्या होता है? यहाँ पर कार्यवाही को रोक दिया जाए, अभी निर्णय नहीं आया है, बस लोअर कोर्ट में जो है प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए क्या किया जाता है? प्रोहिबिशन रिट इशू किया जाता है। ठीक है, तो कार्यवाही को रोकने के लिए इसमें न्यायपालिका आदेश देती है कि आप जो भी कार्यवाही कर रहे हैं अपने यहाँ पर उसको क्या कर दीजिए? आप रोक दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है? प्रोहिबिशन रेट है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो गया क्या आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका कौन सी रिट तब लगाई जाती है जब कार्यवाही अभी न्यायालय में लंबित हो। देखिए अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया और यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछ लिया, विच रिट अप्लाइज व्हाइल द केस इज स्टिल पेंडिंग, मतलब अभी केस में निर्णय नहीं आया है। तो जब निर्णय आ जाएगा, ये बात याद रखिएगा, जब निर्णय आ जाएगा, ठीक है, निर्णय आने के बाद हमेशा जो है कौन सा रिट जारी किया जाता है? उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है निर्णय आने के बाद। ठीक है, चलिए ठीक है, ये बात तो स्पष्ट है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी रिट तब लगाई जाती है जब कार्यवाही अभी न्यायालय में लंबित है? तो हमें पता है जुडिशरी से रिलेटेड दो ही रिट है, एक तो प्रोहिबिशन और एक है सर्स्योररी। तो सर्स्योररी तो हमको पता है कि निर्णय आने के बाद जारी किया जाता है, लेकिन प्रोहिबिशन जो होता है वह क्या होता है आपका? निर्णय आने के पहले जारी किया जाता है, प्रतिषेध रिट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी नंबर का। क्या सही आंसर होगा? सी, प्रतिषेध रिट जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपसे ये पूछा गया है कि इसमें से जो है कौन सा जो अ, युग्म है वो सही रूप से सुमेलित नहीं है। देखिए पहला कह रहा है कानून के समक्ष समानता, है ना? तो कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक, यहाँ पर शायद है इस तरफ का जो है इंग्लिश, हाँ, हाँ, टाइपिंग शायद मिस हो गया है, पर मैं उसको डिक्टेट करते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, आप सुन लीजिए। कानून के समक्ष समानता, तो कानून के समक्ष समानता मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? इक्वालिटी बिफोर
लॉ। तो ये कह रहा है क्या यह दोनों को प्राप्त है, मतलब नागरिक व गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है, अप्लाइज टू सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। दूसरा ऑप्शन कहता है राज्य के नाम का परिवर्तन, ठीक है ना, राज्य के नाम का परिवर्तन, चेंज ऑफ द नेम ऑफ स्टेट। तो ये राज्य विधानसभा की शक्ति है क्या, पावर ऑफ स्टेट असेंबली है क्या। फिर है नए राज्य का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, क्या ये संसद की शक्ति है, पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और क्या कह रहा है सरकारी नौकरी में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है क्या, कि ओनली फॉर सिटीजन्स, कि नॉन सिटीजन्स दोनों को प्राप्त है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर जो है मैच नहीं खा रहा है। तो हमने पढ़ा है कि पहला वाला कानून के समक्ष समानता नागरिक व गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है, तो ये तो मेल खा रहा है। फिर राज्य के नाम का परिवर्तन, राज्य विधानसभा की शक्ति, भैया राज्य के चाहे नाम में परिवर्तन करना हो, चाहे सीमा में परिवर्तन करना हो, चाहे राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, या दो राज्यों को मिलाकर के एक नया राज्य बनाना हो, तो ये सारी शक्ति जो है संसद के पास निहित है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है अपने आर्टिकल 3 के एक्सप्लेनेशन में। जब हमने आर्टिकल 3 को एक्सप्लेन किया है तो हमने देखा है कि ये शक्ति भैया किसकी है, वह संसद की है। तो ये वाला पेयर गलत है और हमको यही ढूंढना था, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी होगा। फिर एक ये है नए राज्य का निर्माण, संसद की शक्ति, यहाँ पर एकदम क्लियर है। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अरे भाई सरकारी नौकरी में आप क्या विदेशियों को भी अवसर की समानता देंगे, ठीक है, ये हमारे अपने नागरिकों के लिए, कुछ तो एक्सक्लूसिव होना चाहिए ना हमारे पास। तो हमने देखा है कौन कौन से, फिर से एक बार रिवाइज कर लो, 15 है, 16 है ना, 15 16, फिर आपका हो गया जो है 19 29 और 30, ये केवल किन के लिए है भैया, नागरिकों के लिए है, ठीक है। ये नागरिकों को दिए गए जो है एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट है। कैसे फंडामेंटल राइट है, एक्सक्लूसिव जो है फंडामेंटल राइट है, मतलब केवल नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। नागरिक होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपका बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम क्या है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था। व्हेन वाज बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट पास्ड, ठीक है। तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूरी क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। बंधुआ मजदूरी मतलब क्या होता है, लोगों से किसी भी कारण से, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पुरान काल गुप्ता गुप्ता काल में इसी को जो है विष्ठी भी कहा जाता था, बॉन्डेड लेबर। फिर ये भारत में इसका चलन जो है काफी लंबे समय तक रहा है और अंग्रेजों ने, जमींदारों ने इसका बहुत मिसयूज किया है। मतलब क्या है, किसी व्यक्ति से जो है मेहनत करवाना, मजदूरी करवाना, लेकिन उसका मेहनताना नहीं देना, क्या नहीं देना, जो है मेहनताना उसको नहीं देना, मतलब उसको जो है वेज नहीं देना, उसके लिए उसने जो काम किया है उसके लिए वेज नहीं देना। उसके कारण कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो बंधुआ मजदूरी को, इसको बॉन्डेड लेबर को जो है वह एबॉलिश करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आंसर आपको रटना ही पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका क्या, बी, क्या है बी, 1976 में जो है इसको पारित किया गया था, ठीक है। तो इसमें जो है आपका बंधुआ मजदूरी का जो है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन से रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट है, हाँ, तो इससे रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट है, अगर रिलेटेड कभी आपसे पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल जो है किससे रिलेटेड है, सॉरी 30 नहीं, ये आर्टिकल जो है 23 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, 23, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर को प्रोहिबिटेड किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समानता के मौलिक अधिकार में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू इक्वेलिटी। पहला ऑप्शन है आपका कानून के समक्ष समानता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, सामाजिक समानता, सोशल इक्वेलिटी, अवसर की समानता, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वेलिटी। मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भैया आपने जो समानता का अधिकार पढ़ा है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, ठीक है ना, 14 से लेकर के 18 तक आपने जो राइट टू इक्वेलिटी पढ़ा है, उसमें से इन अधिकारों में से क्या इंक्लूडेड नहीं है, मतलब जो ये चार ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ठीक है, ये आपको बताना है इसमें। तो देखिए कानून के समक्ष समानता ये तो इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि ये कौन सा आपका हो गया, कौन सा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 14 हो गया। सामाजिक समानता आर्टिकल 15 हो गया। इक्वेलिटी इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 हो गया। आर्थिक समानता की बात जो है वह समानता के अधिकारों में नहीं की गई है। आर्थिक समानता स्थापित करने की बात जो है दोस्तों वह डीपीएसपी में की गई है। कहां पर की गई है, डीपीएसपी में की गई है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा सही आंसर, डी, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ आर्टिकल 13 इन इंश्योरिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में, मतलब किसके लिए संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करनी, मतलब इस मामले में जो है संविधान सर्वोच्च है और कोई सर्वोच्च नहीं है, ठीक है। ऑप्शन से आपके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। ऑप्शन से आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द
अबव। तो किसकी सर्वोच्चता जो है, सुप्रीमेसी जो है, वह एस्टेब्लिश की जाती है आर्टिकल 13 के द्वारा। तो आर्टिकल 13 का डेफिनेशन क्या है दोस्तों? आप लोग जो है थोड़ा सा इसका जो है डेफिनेशन याद कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 13 जो है वो क्या कहता है। आर्टिकल 13 कहता है कि भैया लॉ लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट शैल बी, है ना, शैल बी नल एंड वॉइड। ठीक है, ऐसे मतलब जो है कानून जो मूल अधिकारों से असंगत हो, क्या हो, जो मूल अधिकारों से जो है क्या हो, असंगत हो, उन्हें क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, शून्य घोषित कर दिया जाएगा, ये बात कही गई है। इसमें बहुत सारे सिद्धांतों को भी बताया गया है, जैसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत है ना, सेवरेबिलिटी का जो है डॉक्ट्रिन है, ऐसे 4-5 डॉक्ट्रिन है जिनका यूज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो अल्टीमेटली ये किसकी सर्वोच्चता को स्टैब्लिश कर रहा है? देखिए आप लोग बार-बार फंडामेंटल राइट ये कह रहा है ना कि अनुच्छेद 13 ये कह रहा है कि देखो मूल अधिकारों को उल्लंघन करने वाली विधि आप नहीं बना सकते। तो कौन सर्वोच्च हो रहा है यहाँ पर? फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 13 किसकी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर रहा है? फंडामेंटल राइट की, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किस अनुच्छेद में ओबीसी एससी एसटी को सभी शिक्षण संस्थाओं, है ना, चाहे वह गैर सरकारी हो या गैर अनुदानित सहित में क्या है, आरक्षण दिया गया है। विच आर्टिकल प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी एसटी एससी इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड। अनएडेड मतलब उनको गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता, या तो फिर वो प्राइवेट है। तो किस आर्टिकल में ये किया गया है, जरा आप लोग मुझे बताइएगा कि किस आर्टिकल में किया गया है भाई। देखिए ऑप्शन, हाँ ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन है आपके 15(4), 15(4), 15(5), 16(6), 16(5). कौन सा आर्टिकल है बताएं जरा, इसके लिए सही जो है उत्तर क्या है? तो सही उत्तर क्या है आपका? सही उत्तर है आपका दोस्तों 15(5) है। क्या है सही उत्तर? 15(5). आपको पता है 15(1) में कहा गया है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, किन आधारों पर नहीं करेगा, मतलब जो है 15(1) में जो है आधार बताए गए हैं कि किन आधारों पर जो भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(2) में ये बताया गया है कि कहाँ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या बताया गया है? कहाँ भेदभाव जो है वह नहीं किया जाएगा। ठीक है, 15(3) को भी जाने दीजिए। 15(4) समझिए, 15(4) में क्या कहा गया है कि राज्य के द्वारा, है ना, राज्य के द्वारा जो है वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए जो है विशेष उपबंध करने की शक्ति होगी, जिसको जोड़ा गया था किसके थ्रू? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा। फिर आता है 15(5). तो 15(5) में ये कहा गया है कि एसटी एससी ओबीसी सभी को शिक्षण संस्थानों, चाहे वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या अनएडेड हो, सभी जगह जो है वह क्या दिया जाएगा, उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये इसमें पूछा गया है कि इनमें से क्या सही है। पहला ऑप्शन देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 ने मूल अधिकारों को शामिल करने का समर्थन किया था। ठीक है, मतलब नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में प्रेजेंट किया गया था, उसमें मूल अधिकारों को शामिल करने की बात की गई थी। क्या ये सही है? नेक्स्ट है बी वाला, 1935 अधिनियम में मूल अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है सी, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार दिए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकार दिए थे। तो अब आपको बताना है इसमें से सही क्या है। ठीक है, तो क्या है भाई, सही आंसर क्या है इसका? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, नेहरू रिपोर्ट में जो है वह मूल अधिकारों के संबंध में जो है प्रावधान किया गया था। आप सबको पता है नेहरू रिपोर्ट जो है वह 1928 में मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है वह क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आपको पता है कि 1924 में, कब 1924 में जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा जो है एक स्वराज पार्टी बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? स्वराज पार्टी बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि 1922 में 1922 में चंपारण के जो है जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें चौरा चौरी की घटना के बाद जो है वह क्या हुआ, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उसके बाद ये सब लोग सकारात्मक कार्यवाही में लग गए थे। मतलब एक तरीके से यहाँ पर जो है एक शून्य की स्थिति आ गई थी, गैप आ गया था। ठीक है ना, रिक्ति की स्थिति आ गई थी, उसको भरने के लिए स्वराज पार्टी आई। अब इसी बीच में क्या हुआ, 1927 में क्या हुआ, जो है साइमन कमीशन आ गया। क्या आ गया? साइमन कमीशन भारत में आ गया। साइमन कमीशन भारत में आया तो साइमन कमीशन का आपको पता है भारत में काफी ज्यादा विरोध किया गया। तो अंग्रेजों ने कहा कि अगर भारतीयों में इतनी ही कुवत है तो अपना संविधान खुद ही बनाए। ठीक है, खुद अपना संविधान बना करके दिखाएं। हमें तो नहीं लगता कि भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं। तो इस चैलेंज को जो है स्वराज पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया था, और स्वराज पार्टी ने फिर 1928 में जो संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया था, जो संविधान का
संविधान का जो मसौदा इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसी को जो है हम लोग क्या है, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। वो अलग बात है कि कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने जो इसको स्वीकार नहीं किया गया था, और बाकी सारे ऑप्शन गलत है, क्योंकि और कहीं पर भी अंग्रेजों ने भारतीयों को मूल अधिकार देने की बात नहीं कही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है अनुच्छेद 25 के अनुसार, किसके अनुसार? 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ठीक है, अंडर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्ट टू विच रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब देखिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है। हिंदी में पढ़ने से उतना स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ने से हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि हमें अनुच्छेद 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी आर्टिकल जो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, उस आर्टिकल के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो उसकी क्या है, मूल भावना होती है। क्या होती है मूल भावना? कि उसमें जो है क्या प्रोविजन किया गया है, मतलब मेन प्रोविजन। और दूसरी तरफ जो होता है उसका अपवाद, या उसका जो है हम लोग एक्सेप्शन कह लीजिए, है ना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसमें क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। आप लोग जो है उसको जो है चाहे तो क्या है, रेस्ट्रिक्शन कह लीजिए। ठीक है, इस तरीके की दो बातें उसमें इंक्लूड होती है, क्योंकि हमें कोई भी फंडामेंटल राइट, हमें जितने भी प्रकार के फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उसमें से कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वह एब्सोल्यूट नहीं है। क्या नहीं है? एब्सोल्यूट नहीं है। सभी फंडामेंटल राइट जो है ना रिलेटिव है। कैसे हैं? रिलेटिव है। मतलब एब्सोल्यूट होने का क्या मतलब होता है कि आपको एक बार राइट दे दिए गए, अब आपकी जैसी मर्जी उसको यूज कीजिए। लेकिन रिलेटिव या सापेक्षिक होने का मतलब ये है कि इनको, इन पर जो है रैशनल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। मतलब आपको अधिकार है, लेकिन मतलब आपको स्वतंत्रता है, लेकिन वो स्वच्छंदता नहीं है। ठीक है, मतलब आप अपने अधिकारों का उपयोग करते समय कुछ विशेष बातों का आप ध्यान में रखेंगे, तो उसी को प्रतिबंध कहा जाता है। तो अब देखिए क्या क्या है इसमें। पहला ऑप्शन है आपका सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। नेक्स्ट है स्वास्थ्य, हेल्थ। नेक्स्ट सी है सदाचार, मोरालिटी, है ना, और डी है मानववाद, ह्यूमनिज्म। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं आता है? तो क्या है इसका सही आंसर भाई? इसका सही आंसर है डी, मानववाद का प्रतिबंध हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर लागू नहीं होता है। सार्वजनिक व्यवस्था का लागू होता है, मतलब अगर सरकार चाहे तो सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है। स्वास्थ्य के आधार पर और सदाचार के आधार पर, इनके आधार पर जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर क्या किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्शंस जो है वह लगाई जा सकते हैं। और सरकार ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है लगाई भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, संविधान के अनुसार शासन की आधारभूत विशेषता क्या है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। ठीक है, संविधान के अनुसार शासन की आधारभूत विशेषता क्या है? फंडामेंटल जो है मतलब विच इज फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, मतलब उसके लिए आधारभूत क्या है? पहला ऑप्शन है आपका क्या, फंडामेंटल राइट। दूसरा ऑप्शन है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तीसरा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और अगला है आपका मूल अधिकार प्लस मूल कर्तव्य। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर भाई? क्या मूल अधिकार फंडामेंटल है? जी नहीं भैया, मूल अधिकार जो है वह गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल नहीं है। मूल अधिकार तो जो है वह व्यक्तियों को, ठीक है, मतलब जो है व्यक्तियों को जो है वह प्राप्त अधिकार है। ठीक है, व्यक्तियों को, सिटीजन्स को जो है प्राप्त अधिकार है। मूल कर्तव्य जो है व्यक्ति नागरिकों के अधिकार है, ये इतनी नागरिकों के क्या है, ये कर्तव्य है। ठीक है, नागरिकों के कर्तव्य है। लेकिन शासन का आधार कहाँ से प्राप्त होता है? तो शासन का आधार प्राप्त होता है हमें डीपीएसपी से। कहाँ से प्राप्त होता है? डीपीएसपी से, जिसमें ये कहा गया है कि हमारे राज्य का जो है उत्तरदायित्व क्या होगा। ठीक है, राज्य का जो है वह उत्तरदायित्व क्या होगा, या अगर मैं इसको इस तरीके से कहूँ कि सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा जो शासन का कार्य संचालित किया जाएगा, ठीक है, जो शासन का कार्य संचालित किया जाएगा, तो वह किन बातों को ध्यान में रखेगा? ठीक है, किन बातों को ध्यान में रखेगा? ठीक है, ध्यान में रखेगा। जैसे आप लोग भी, आप लोगों को बहुत सारे जो है इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, है ना, बहुत सारे कि भाई आप इस काम को करते समय जो है इस बात को ध्यान में रखिए। जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा जब भी तुम्हारा पढ़ाई वढ़ाई में मन न लगे तो हमारी स्थिति के बारे में सोच लिया करना। पापा ने अपने एफडी तोड़ के तुम्हें जो है बाहर भेजा है पढ़ने के लिए। ठीक है, मैं दिन रात यहाँ पर काम कर रही हूँ, जो भी चीज़ें हैं, है ना, बहुत घर में तमाम तरीके की समस्याएं हैं। तो जब भी आप अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें तो आप जो है कुछ परिस्थितियों को ध्यान में रख करके करिए, ताकि आप अपने दायित्व को सही तरीके से पूरा कर सकें। तो ऐसे में हमारा मन विचलित भी होता है, तो हम अपने आप को समझा लेते हैं कि नहीं, हम किस उद्देश्य से यहाँ आए थे। हमें ये पावर, मतलब शहर में जा करके पढ़ने की जो शक्ति दी गई है घर वालों ने, ठीक है, क्योंकि अगर घर वाले सपोर्ट ना करते तो शायद हम गाँव में जो है अभी कहीं किसी काम में लगे होते, है ना।
तो ये शक्ति जो हमें प्राप्त हुई है, तो इस शक्ति के पीछे जो है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बात को हमें समझना है। तो वैसे ही सरकार के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वह डीपीएसपी, और डीपीएसपी को कहा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन कारण से रिलेटेड है। क्या कह रहा है कथन? कथन कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह है, कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भी है? विच ह्यूमन राइट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया? देखिए, मानवाधिकारों की जो सूची है, अगर आपको जानना हो कि कौन कौन से अधिकार जो है मानवाधिकार के अंतर्गत शामिल हैं, तो आप लोग जो है 1948 का जो है यूएन का ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, मतलब यूएन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट कहते हैं, मानवाधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है यूएन का। तो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है, ह्यूमन राइट, इसको देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन चीज़ों को जो है वह मानवाधिकारों में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? मानवाधिकारों में शामिल किया गया है। तो आप इसमें से ऑप्शन देखिए कि कौन कौन से मानवाधिकार हैं और नहीं है। पहला ऑप्शन है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है काम का अधिकार, राइट टू वर्क। तीसरा है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21। और अगला है मकान का अधिकार, राइट टू हाउसिंग। मानवाधिकारों के लिए मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि देखिए, वो सभी नैसर्गिक अधिकार जो हमें मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं और मानव के सर्वांगीण विकास के लिए जिनका होना अति आवश्यक होता है, उन्हें मानवाधिकारों की सूची में रखा जाता है। ठीक है, तो जब मैं अधिकार पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को कैसे पढ़ाता भी हूँ, एक मैं आप लोगों के लिए वेन डायग्राम बनाता हूँ उसमें जो है, ठीक है, ये मैंने अपने गुरु से सीखा था। ठीक है, उन्होंने ही मुझे सिखाया, क्योंकि मैं पॉलिटी जो है मल्टीपल टीचर्स से जो है पढ़ा हूँ, जब तक दिल्ली में रहा हूँ तो अलग अलग, ताकि मुझे उसका, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था इसको पढ़ने में, बहुत अच्छा लगता था। तो उसमें देखिए, इसमें क्या है कि जैसे आपका जो है, अरे थोड़ा सा गोला सही से नहीं बन पा रहा है, चलिए फिर से वो करते हैं, है ना। तो आपका जो है मान के चलो, ये आपकी जो है क्या है, मान लीजिए नेचुरल राइट है। क्या है ये? नेचुरल राइट है, प्राकृतिक अधिकार है जो आपको प्रकृति ने दिया है। ठीक है, तो प्रकृति ने तो हमें सभी अधिकार दिया। इसमें से भी कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अधिकार होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ह्यूमन राइट। क्या कहते हैं? ह्यूमन राइट। अब इस ह्यूमन राइट में और भी अति महत्वपूर्ण, इसमें से भी महत्वपूर्ण जो होते हैं उनको कहा जाता है फंडामेंटल राइट। क्या कहा जाता है? फंडामेंटल। और इनको फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जिक्र जो है देश के सर्वोच्च कानून में किया जाता है। मतलब किसमें किया जाता है? इनका वर्णन जो है, इनके संबंध में जो प्रावधान है वो किसी भी देश के जो है संविधान में किए जाते हैं, और ये शासन व्यवस्था के जो रहते हैं मूलभूत आधार होते हैं। ठीक है, पहली बात। और इसके बाद भी जो लीगल राइट होते हैं ना, जो क्या कहते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं, जो लीगल राइट होते हैं, वो भी मानवाधिकारों के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, लेकिन तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर, अगर एक मोटा मोटा अगर आप लोग इस पैटर्न में देखेंगे तो हमें तो यहाँ ये देखने को मिलता है कि सभी फंडामेंटल राइट जो है वह ह्यूमन राइट होते हैं। लेकिन अभी यहाँ हमको अपने ऑप्शन में किसी एक को पकड़ना है। तो एक को जब हम लोग पकड़ेंगे तो वो ये होगा कि मकान का अधिकार तो जाने ही दीजिए भाई, ठीक है, काम का अधिकार जाने दीजिए, सूचना का अधिकार जाने दीजिए, लेकिन शिक्षा का अधिकार जो है वह मानवाधिकारों के अंतर्गत रखा गया है। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जो है सारी चीजें प्राप्त कर सकता है, लेकिन अशिक्षा जो है एक अभिशाप की तरह होता है। ठीक है, अशिक्षित व्यक्ति का जो है किसी न किसी स्थिति में, परिस्थिति में जो है मात्र शोषण किया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो अनुभव के आधार पर, मतलब शिक्षा यहाँ पर वो डिग्री वाला शिक्षा नहीं है। यहाँ जो है शिक्षा का मतलब है कि आपके अंदर कुछ स्किल्स हों, ठीक है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिट अधिकारिता से रिलेटेड है। क्या है? प्रत्यक्ष बंदीकरण, है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब एक बात भी समझिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन को हिंदी में प्रत्यक्ष बंदीकरण भी कहा जाता है, और इसी को जो है निवारक निरोध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को जो है वह आपका निवारक निरोध भी कहा जाता है। तो इसको जो है लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन में बिना मुकदमा चलाए व्यक्ति को कितने समय बंदी बनाया जा सकता है? अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन हाउ लॉन्ग कैन अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट अ ट्रायल, ये इसमें पूछा गया है। मतलब कितने समय तक जो है उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है, ठीक है, या कितने समय तक जो है बंदी बना करके रखा जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है आपके, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, है ना। हमने पढ़ा है क्या? आर्टिकल 22। क्या पढ़ा है? आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है ना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो है अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये हमें प्रोवाइड किया गया है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो क्या है कि अरेस्ट मतलब जो है लॉफुल अरेस्ट, मतलब जो है अगर व्यक्ति को जो है वो क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, और एक तरफ जो है डिटेंशन, ठीक है, डिटेंशन डिटेन किया जाता है। डिटेंशन अरेस्ट कब किया जाता है? जब अपराध हो जाता है, ठीक है ना, अपराध हो जाने के बाद, ठीक है, अपराध हो जाने के बाद, ठीक है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको गिरफ्तारी कहेंगे। डिटेंशन का मतलब क्या होता है? अभी अपराध हुआ नहीं है, अभी जो है अपराध हुआ नहीं है, नहीं है, लेकिन आशंका है। क्या है? लेकिन आशंका है, लेकिन डाउट है कि कहीं अपराध हो ना जाए।
जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को धमकी दे दिया, तुम कल सुबह का सूरज नहीं देखोगे, और ये व्यक्ति गया दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन, उसने बोला कि भाई साहब वो तो बाहुबली है और उसने मुझे जो है बोला है कि मैं कल सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने, जिसने धमकी दी है, उसने भी अपराध किया नहीं है, लेकिन उसने अपराध की संभावना व्यक्त कर दी है कि वो अपराध कर सकता है। ऐसे कंडीशन में पुलिस के द्वारा उसको पकड़ के रख लिया जाए थाने के अंदर, बोले कि भाई देख, उसको अगर सुबह देखना है तो तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है उसको जो गिरफ्तार किया जाएगा उसको डिटेंशन कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे एक्ट हैं, हर राज्यों ने, जैसे यूपी कोका, मकोका है ना, महाराष्ट्र ने मकोका बनाया, यूपी कोका, ठीक है। फिर यूएपीए अभी जैसे चलता है, यूएपीए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट जो है, ठीक है। तो इस तरीके से मीसा है ना, मीसा, ये सब एक्ट है जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड डील करते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 3 महीने तक डिटेन करके रखा जा सकता है। लेकिन 3 महीने के बाद फिर उसकी प्रोसेस है, कमेटी वगैरह बनाई जाती है और उसके माध्यम से उसको आगे फर्दर डिटेन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वही, अब मैंने तो एक्सप्लेन ही कर दिया है इसका आंसर, फिर भी क्वेश्चन तो पढ़ ही लेते हैं। देखिए ऐसा होता है कि जब आप पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन से आप उसके अगर उसी को अच्छे से समझ लेंगे ना आप, तो फिर आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसी की बेसिस पे जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से होती है? विच आर्टिकल प्रोटेक्ट द राइट ऑफ डिटेन्ड पर्सन, ठीक है, ये इसमें कहा गया है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। तो अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने इस वाले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया है आर्टिकल 22 में। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका यूपी लोअर मेंस 2014 में पूछा है, ठीक है। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी यूपी के किसी 2014 के एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो है पूछा गया, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर कई बार क्या होता है कि टाइपिंग के दौरान हो जाता है, मेंस प्री लिखते समय जो है थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर जिसको कहते हैं, वो उसकी पॉसिबिलिटी होती है ना। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका सही आंसर है आपका दोस्तों क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिना हथियार के, किसके बिना हथियार के, मतलब गोला बारूद लेके ना निकलो, तलवार है ना और भाला बर्छी ये सब लेके नहीं, बिना हथियार के शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ठीक है, के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? विच डज नॉट फॉल अंडर द राइट टू पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या नहीं आता है? पहला ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, झारखंड पीसीएस ने पूछा था इसे। पहला ऑप्शन है घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, ठीक है, सीज ऑफिसर हु फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, मतलब आपने उस अधिकारी का घेराव कर लिया है बिना हथियार के। बस ये याद रखना भाई, अगर हथियार लेकर के काम करोगे, अगर आपने अपना हथियार ले लिया तो आपको पता है कि ये आर्टिकल जो है आपका जो है आर्टिकल 19(1)(b है, और इसमें कहा क्या कहा गया है, बिना हथियार के शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है ना, राइट टू असेंबल पीसफुली, ठीक है, विदाउट आर्म्स। लेकिन आप हथियार लेकर के इकट्ठा होना चाहो सिखों को छोड़ करके, क्योंकि सिखों को कृपाण धारण करना उनके अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो अगर आप तलवार भाला बर्छी लेकर के इकट्ठे हो रहे हो तो वो इलीगल हो जाएगा। तो आप अब हाँ, कोई नहीं है, सिर्फ अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए किसी ऑफिसर का घेराव करते हैं, तो क्या वो इसके अंतर्गत आएगा? अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन है शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, पीसफुल असेंबली। नेक्स्ट है बिना हथियार के एकत्रित होना, अनआर्म्ड गैदरिंग। तार्किक प्रतिबंध राज्य द्वारा, स्टेट में इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो इसमें ये कहता है कि इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, ठीक है। तो ठीक है, बिना हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है ना। तो इसमें है शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, ये तो आता ही है, ये तो अधिकार ही है। बिना हथियार के एकत्रित होना, अनआर्म्ड जो है गैदरिंग, ये भी आता है। तार्किक प्रतिबंध राज्य के द्वारा जो है वह लगाया जा सकता है, स्टेट में इम्पोज रीजनेबल जो है रेस्ट्रिक्शन, ठीक है भैया, ये भी किया जा सकता है, लगाते ही है। लोक व्यवस्था मतलब जो है पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर के लिए जो है इसमें जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब मणिपुर में जैसे हिंसा व्याप्त है और आप चाहें कि जो है वहां पर जाकर के आप क्या करें, शांतिपूर्वक सम्मेलन करें, ठीक है, तो उसको क्या है, रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। भले आप शांतिपूर्वक सम्मेलन करने जा रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखिए कि वहां की परिस्थिति कैसी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि आप जो है किसी सरकारी अफसर का जो है उसको सीज नहीं कर सकते, उसका घेराव नहीं कर सकते, ये इसमें नहीं आता है। क्योंकि वैसे ही भाई आप सरकारी अधिकारी का घेराव किए, जनता है कब भड़क जाए कौन जानता है, ठीक है, उसको बैकुंठपुर पहुंचा दिए तो कौन जिम्मेदारी लेगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार से अधिक दंडित ना किया जाए, यह किस
अनुच्छेद में है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस इज पार्ट ऑफ विच आर्टिकल। मतलब इसी को जो है आप लोग इस नाम से भी जानते हैं, डबल जियोपार्डी। किस नाम से जानते हैं? डबल जियोपार्डी के नाम से, डबल जियोपार्डी। ठीक है, डबल जियोपार्डी के नाम से जाते हैं। दोहरे संरक्षण या दोहरे दंड से संरक्षण के नाम से भी इसको आप जानते हैं। पहले तो ये बता दो कमेंट में भैया कि किस आर्टिकल में है। ठीक है, अच्छा आर्टिकल ही पूछा हुआ है। किस में है भाई? क्या 19 में है, क्या 20 में है, क्या आर्टिकल 21 में है, क्या आर्टिकल 22 में है? अच्छा, ये टाइपिंग करते समय लो, यहाँ एक्सप्लेन कर ही रहा था कि इसका आंसर भी मिल गया। आर्टिकल 20 में ये बात कही। आर्टिकल 20 में 3 बातें हैं, है ना, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो आपका क्या है? वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ केस, है ना, रुकना पहले, केस एंड दी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। मतलब इसमें क्या है, एक तरफ जो है वह आपका दिया गया है वाद, मतलब इस तरफ जो है दिया हुआ है क्या? वाद। वाद, या मैं इसको कह दूं इस तरफ दिया हुआ है क्या? केसेस दिए दिए गए हैं। और इस तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दिया है, या मैं कह दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, या ये भी कह दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो डिसीजन दिया है, तो आपको इसको जो है मिलाना है, एक दूसरे के साथ जो है वह क्या करना है? मैच करना है। पहला वाद है आपका इंदिरा साहनी वाद। कौन सा वाद है? इंदिरा साहनी वाद। ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर फॉर ओबीसी। सेकंड ऑप्शन है विशाखावाद, कार्य स्तर पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। मेनका गांधीवाद, अनुच्छेद 14 1921 परस्पर अपवर्ज नहीं है। आर्टिकल 14 1921 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बेला बनर्जीवाद, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, क्या लिखा हुआ? पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जो है वह युग्म सुमेलित नहीं है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जजमेंट जो है वह मैच नहीं खाता है। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? इंदिरा साहनीवाद ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर, बिल्कुल सत्य बात है। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है आरक्षण में 50% का जो है कैप भी लगाया था, है ना, कि आरक्षण की कुल सीमा वह 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ओबीसी को जो है 27% आरक्षण दिया गया है, इसमें वह क्या हुआ आपका जो है क्रीमी लेयर को जो है अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा विशाखावाद, ठीक है, विशाखा गाइडलाइन इशू किया गया है कार्य स्तर पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए। ठीक है, फिर है मेनका गांधीवाद, अनुच्छेद 14 1921 परस्पर अपवर्ज नहीं है। ये गलत है, क्योंकि मेनका गांधीवाद जो है ना, ये विदेश यात्रा से संबंधित है। क्योंकि मेनका गांधी आपको पता है, उनके बारे में आपको मालूम ही होगा कि ये जो है संजय गांधी, संजय गांधी की जो है पत्नी थी। फिर ये जो है विदेश जा रही थी, तो इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, विदेश जाने वाली थी, और इंदिरा गांधी की ये बहू थी, तो उन्होंने इसका पासपोर्ट जब्त करवा लिए थे, पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। यहीं से 1978 का केस है, यहीं से जो है आर्टिकल 21 के एक्सप्लेनेशन में, ठीक है ना, आर्टिकल 21 की जो व्याख्या की जाती थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें लेटर ऑफ लॉ के साथ, किसके साथ? लेटर ऑफ लॉ के साथ, मतलब विधि के शब्द के साथ जो है, या मैं इसको कहूँ प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के साथ जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी जो है वह इंक्लूड किया गया था। ठीक है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया को भी इंक्लूड किया गया था। मतलब केवल ये नहीं देखा जाएगा, है ना, कि कानून क्या कहता है, केवल ये नहीं देखा जाएगा कि कानून क्या कहता है, इसमें यह भी देखा जाएगा कि सामने वाले की परिस्थिति कैसी है। ठीक है ना, सामने जो व्यक्ति है ना, उसकी, मतलब सीधी सी बात मैं ये कहूँ, परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है ना, परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है ना, फांसी की सजा देना उचित नहीं है। मान लीजिए एक महिला है जिसने, मान लीजिए 10 लोगों की हत्या की है। कितने लोगों की हत्या की है? 10 लोगों की हत्या की है। कायदे से इसके लिए तो उसको फांसी की सजा दे दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो यही कहता है कि एक व्यक्ति जिसने हत्या जैसा जघन्य अपराध किया है, तो उसे आप फांसी की सजा दे दीजिए। लेकिन वो अपराध तो, अगर मान लीजिए केवल सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के द्वारा केवल प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को देखा जाएगा, तब तो फिर उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। लेकिन परिस्थिति को देखा जाए जिसमें, यार वो महिला जो है जिसने ये अपराध किया है, वो जो है प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसमें से वो जो उसके पेट में जो बच्चा है, उसकी तो कोई गलती नहीं है उस हत्या करने में। लेकिन अगर महिला को फांसी की सजा दे दी गई, तो वो बच्चा भी अब सर्वाइव तो कर नहीं सकेगा। जो दुनिया में अभी आया ही नहीं, वो अपराधी बन गया और उसको अपराध के लिए सजा भी मिल गई। ऐसी परिस्थिति को देखने के लिए जिस प्रोसेस को यूज किया जाएगा, उसको कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, या इसी को नेचुरल जस्टिस भी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए अमेरिका से लिया है हम लोगों ने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हाँ, इसका आंसर क्या है भैया? डी है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? डी है। ठीक है, क्या पूछा है हमको? त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, मतलब इसमें से कौन सा जो है वह त्रुटिपूर्ण युग्म है। ठीक है, विदेशी यात्रा का अधिकार
दैहिक स्वतंत्रता का हिस्सा है, बेला बनर्जीवाद। ठीक है, इसका आंसर जो है वह डी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वह है कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। क्या कह रहा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, और उत्तर प्रदेश वाला देखिए मतलब उसको रिपीट करने की भी उसकी हद है, लगातार इस बात को पूछा गया। क्या कह रहा है कि विच राइट इज ड्राइव्ड बाय रीडिंग आर्टिकल 19(1)(d), ठीक है, विथ आर्टिकल 21। अब देखो आपको तो सबसे पहले जो है आर्टिकल 1D में क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आर्टिकल 21 तो आपको पता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। ऑप्शन देख लेते हैं, आपके ऑप्शन है विदेश यात्रा का अधिकार, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, शरण पाने का अधिकार, राइट टू एसाइलम, एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या सही आंसर होगा भैया, पहले आपको ये डी पता होना चाहिए कि 19(1)(d) में जो है वह देश के भीतर जो है निर्बाध संचरण का, फ्रीली मूव का जो है वह राइट हमें प्रोवाइड किया गया है देश के भीतर, देश के बाहर की बात नहीं हो रही है ना। देश के भीतर जो है, देश के भीतर निर्बाध संचरण का, किसका, निर्बाध जो है संचरण का हमें अधिकार दिया गया है, लेकिन एब्सोल्यूट ये भी नहीं है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट जो है ये भी नहीं है, ठीक, इसमें भी निर्बंध मतलब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ये देश के भीतर से जुड़ा है। अब आर्टिकल 21 को ऐड कर दो, तो आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी से है, तो घूमने फिरने से ही संबंधित होगा। और मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को मिला करके कहा था कि विदेश यात्रा का अधिकार जो है वह आर्टिकल 21 के तहत वह क्या है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देख लो आप लोग, ठीक है, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का हिस्सा। अगर आपने मेनका गांधी के केस के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है ना, तो आप जो है इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका जो है सही नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका के एम मुंशी संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट है संविधान सभा ने भारतीय संविधान स्वीकार किया। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में ने पंचायती राज की संस्तुति की। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मौलिक अधिकारों का संरक्षक राष्ट्रपति है, द प्रेसिडेंट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अच्छा इधर का इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, मैं एक बार रीड कर देता हूँ फिर से। ठीक है, क्या है, के एम मुंशी संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, तो के एम मुंशी वॉज मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, पहला ऑप्शन कह रहा है। सेकंड कह रहा है संविधान सभा ने भारतीय संविधान स्वीकार किया है। ठीक है, स्वीकार किया था, तो संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने पंचायती राज की संस्तुति की थी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 रिकमेंडेड दी पंचायती राज सिस्टम। और नेक्स्ट है उसका तो लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो क्या सही आंसर होगा भाई इसका, के एम मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे, बिल्कुल 100% सच बात है ये। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया था, ये भी बिल्कुल एकदम टकाटक बात है ना। ये जो है कब किया था, इसी का तो डेट है भाई, 26 नवंबर, जिस दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, जो है इसको जो है अडॉप्ट किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की सिफारिश किया है, एकदम सत्य बात है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक हमने देखा है आर्टिकल 32 के तहत जो है वह किसको बनाया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है भैया, सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है, राष्ट्रपति को नहीं बनाया गया है। यहाँ पर अगर उच्च न्यायालय होगा तो भी गलत होगा, भावना में मत बह जाना कि न्यायालय, आर्टिकल 32 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होगा, ठीक है, उसका जो प्रोटेक्टर होगा, उसका जो माई बाप होगा, वो कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिल इन द ब्लैंक, एमपीपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। खालिस्तान बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के है, ब्लैंक विदाउट ड्यूटी इज लाइक अ मैन विदाउट अ शैडो। ऑप्शन है आपके विश्वास, अधिकार, नैतिकता, कार्य। अब आप हर को इस खाली स्थान में जो है भर के रखो के पढ़ के देखो। विश्वास बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, जम नहीं रहा है। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, जब हो सकता है। नैतिकता बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है, ये भी जम सकता है। कार्य बिना कर्तव्य के, ये नहीं जम रहा है। तो दो तो जम नहीं रहे, वैसे ऐसे तुक्का नहीं लगाना, पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये दो को तो मान लो अपन अलग कर दे, अब इन दो में से है, तो अब थोड़ा सा इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो बहुत सारे जो एमिनेंट जो पर्सन्स होते हैं उनके द्वारा जो है स्टेटमेंट दिया जाता है, तो इसका सही आंसर है बी। क्या है, बी। ये जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम है बारकर, है ना,
अर्नेस्ट बार्कर, ठीक है, क्या नाम है, अर्नेस्ट, हाँ अर्नेस्ट बार्कर ने जो है ये बात कही थी, ठीक है ना, अधिकारों के संबंध में। तो देखो कहाँ पीएससी पूछने गया है, ये क्वेश्चन नेट वेट में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, न्यायालय यह मान सकेगा कि कोई अपराध अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है यदि वह अपराध किसके संबंध में हुआ है तो। द कोर्ट में presume that an offense was committed on the ground of untouchability if it was committed against। पहला ऑप्शन है अनुसूचित जाति के सदस्य, अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, शेड्यूल ट्राइब, किसी भी समुदाय का सदस्य, एनी कम्युनिटी, इनमें से कोई नहीं, नन। मतलब कब अगर इसमें से आप किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट अगर आप अपराध करते हैं तो उसे न्यायालय के द्वारा जो है वह अस्पृश्यता के आधार पर, मतलब अनटचेबिलिटी के बेसिस पर जो है किया गया अपराध माना जाएगा, ठीक है। और अस्पृश्यता के संबंध में अपराधों की जो चर्चा है वह की गई है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, किसमें, नागरिक अधिकार अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में, किसमें की गई है, 1955 में, ठीक है। फिर इसी को सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 कहा जाता है। इसका नाम तो बाद में बदला गया है, पहले इसका नाम यही था, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम था, जिसको बाद में जिसका नाम बदल के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए। वैसे तो मैं आपको बता दूं अस्पृश्यता के संबंध में जो भेदभाव है इन दोनों के प्रति है, इसीलिए तो जो है बाद में कानून बनाया गया था ना, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, है ना, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, एट्रोसिटी है ना, एट्रोसिटी की स्पेलिंग गलत है यार, ठीक है देख लेंगे, है ना, एट्रोसिटी एक्ट। तो मतलब जो है अनुसूचित जाति जनजाति, है ना, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, ठीक है, ये अधिनियम बनाया गया था। तो वैसे तो इसमें दोनों कम्युनिटी शामिल है, लेकिन नागरिक अधिकार में जो स्पेशली जो है उसमें ये अनुसूचित जाति के सदस्यों को जो है शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबन सस्पेंशन की शक्ति किस अधिकार पर प्राप्त है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू सस्पेंड विच फंडामेंटल राइट। मतलब जब राष्ट्रपति जब हमारे देश में जो है वह आर्टिकल 352 लगा हो, क्या लगा हो, आर्टिकल 352, मतलब जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तब के केस में जो है प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा किस फंडामेंटल राइट को जो है वह क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको वो बताना है। कौन कौन से ऑप्शन है आप देख लीजिए, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 19। तो क्या होगा भाई इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हमको पता है, एक तो हमको मालूम है कि 20 और 21 ये दोनों किसी भी कंडीशन में जो है सस्पेंड नहीं होते हैं, ये चीज तो हमको भैया मालूम है, ठीक है। फिर है हाँ, तो अब 21A ये भी इसमें इंक्लूड हो गया है ना, इसको तो मैं देख ही नहीं पाया था, चुप के बैठा हुआ है ये, तो ये तीनों तो कहीं भी इंक्लूड होंगे नहीं। तो इसमें है आर्टिकल 19 को जो है वह राष्ट्रपति को जो है इसको सस्पेंड करने की शक्ति है। किस आर्टिकल में ये बात कही गई कि राष्ट्रपति इनको जो है निलंबित कर सकता है, ये बात कही गई आर्टिकल 358 में कही गई है। और अनुच्छेद 19 का निलंबन जब इमरजेंसी जो है, जब जो इमरजेंसी है, ठीक है, जो आपातकाल है, जो इमरजेंसी है, वह या तो जो है बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया हो, बाह्य आक्रमण एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण लगाया गया हो, या तो फिर जो है युद्ध के कारण लगाया गया हो, ठीक है ना, वॉर के कारण लगाया गया हो, तभी जो है आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। अगर आर्म्ड रिबेलियन है ना, मतलब अगर जो है सशस्त्र विद्रोह है, क्या है, सशस्त्र विद्रोह किया गया है, ऐसे कंडीशन में जो है वह आर्टिकल 19 को, ये खुद इसमें बात कही गई है, आर्टिकल 19 को जो है वह निलंबित नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता। इस बात को जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, ठीक है। जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि भैया ऐसा है, इमरजेंसी की टाइम आप व्यक्ति की जो है वाक एवं व्यक्ति की आजादी नहीं छीन सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से जनता पार्टी की सरकार ने इमरजेंसी की प्रोविजन को, जो कि पहले जो है बहुत हार्श था, उसको जो है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करने की कोशिश की थी, ताकि कोई और गवर्नमेंट जो है इसका मिसयूज ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है सुमेलित कीजिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। पहला इधर की सूची में क्या दिया हुआ है, उपाधियों का निषेध, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। इस तरफ देख लीजिए आप, आपके अनुच्छेद दिए गए, आर्टिकल्स दिए गए, आर्टिकल 29, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 18 और आर्टिकल 26। चलो भैया इसको मिला लो खटाखट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। शिक्षा का अधिकार
ए से मिलाना शुरू करते हैं। उपाधियों का अंत जो है भैया 18 में, तो इसके सामने लिख दो 3। धार्मिक मामलों के प्रतिबंध का प्रबंधन की जो स्वतंत्रता जो है वह आपको दी गई है अनुच्छेद 26 में, इसके सामने लिख दो क्या 4। क्या लिखोगे इसके सामने 4 है ना, 26 मत लिखना जैसे मैं लिख दिया था। फिर आपका जो है अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, इसके सामने लिख दो आप लोग जो है 1। क्या लिख दो 1। और शिक्षा का अधिकार, इसके सामने लिख दो तुम लोग 2। तो जहां ये ऑप्शन दिख जाए 3 4 1 2, 3 4 1 2, उसको पकड़ो और बिल्कुल एकदम OMR को भर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड कैन नॉट द फ्रीडम ऑफ स्पीच बी रेस्ट्रिक्टेड? पहला ऑप्शन है सोवरेंटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, न्यायपालिका का अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अवांछनीय आलोचना, अनडिजायरेबल क्या है क्रिटिसिज्म, है ना। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ लीजिए कि देखिए ये जो आर्टिकल 19 है ना, इसका भी ऐसा ही है। आर्टिकल 19 के दो डायमेंशन है, एक तो आर्टिकल 19 एक है, ठीक है, मतलब इधर वाला पोर्शन है, और इधर के बाद जो है आर्टिकल 19 2 से लेकर के इधर जो है इस पर इसके प्रतिबंध बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? प्रतिबंध, ठीक है, उस पर रेस्ट्रिक्शन बताए गए हैं। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, आर्टिकल 19 1A, फिर 1B, ठीक है, फिर 1C, और इधर इनके प्रतिबंध बताए गए हैं 19 2, फिर 19 3, ठीक है, और यहाँ पर बी और सी का प्रतिबंध एक ही जैसा है, तो इस तरीके से उसमें प्रतिबंध बताए गए हैं। खैर, हमको ये पूछा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की जो आज़ादी दी गई है इसमें उस पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो भैया भारत की संप्रभुता के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसी बातें नहीं कर सकते जिससे भारत की संप्रभुता प्रभावित होती हो, ठीक है। तो ये सत्य बात है कि लगाया गया है ये प्रतिबंध। पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना बहुत जरूरी, मतलब ऐसे भाषणबाजी नहीं करने लग जाओ कि जिससे जो है कानून व्यवस्था ही बिगड़ जाए, ठीक है, क्या हो जाए, कानून व्यवस्था ही गड़बड़ा जाए, हिंसा हो जाए, दंगे हो जाए, और पुलिस वाले तुमको पकड़ने आए और आप बोलो कि मुझे तो वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। पुलिस वाले 2 4 लठ मारेंगे, बोले चलो जेल में बताते हैं, है ना, कैसी होती है वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगाड़ना है, आपके आपके जो है अभिव्यक्ति से जो है वह लोक व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना आप नहीं करेंगे, अन्यथा न्यायपालिका जो है जो आपके फंडामेंटल राइट का संरक्षक है, आप उसी की अवमानना करने लग गए, अपमान करने लग गए, तब तो फिर वो तुमको बचाएगा क्या? नहीं बचाने वाला है, ठीक है। लेकिन अवांछनीय आलोचना, अनडिजायरेबल क्रिटिसिज्म जो है ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है, ठीक है, ये वाला रेस्ट्रिक्शन उसमें नहीं लगाया गया है। तो भैया छत्तीसगढ़ ने इस क्वेश्चन को पूछा है, यूपी के एग्जाम में और बिहार उत्तराखंड में तो पूछे ही जाते हैं। नेट वाले तो तैयार ही रहे इस तरीके के क्वेश्चनों के लिए, और अब पीएससी वाले छात्र भी जो है तैयार हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे, सॉरी एमपीपीएससी वाले, क्योंकि एमपीपीएससी भी अपना लेवल जो है धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो पहले तो एक दो क्वेश्चन करके हर सब्जेक्ट में वो थोड़ा सा टफ क्रिएट कर रहा है, मतलब हर साल एक एक दो क्वेश्चन जो है इंक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि उसके पहले उसका पैटर्न थोड़ा अलग था, है ना, क्वेश्चन पूछने का। लेकिन अब क्या कर रहा है वो धीरे धीरे जो है कुछ हार्ड, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनको धीरे धीरे वो इंक्लूड करता जा रहा है। पहले 2023 में एक क्वेश्चन पूछा, फिर 22 में 2 पूछा, इस तरीके से धीरे धीरे उनके नंबर को जो है बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों के लिए तैयार रहिए, मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अब थोड़ी सी जो है डीप स्टडी की मांग की जा रही है पीएससी में, है ना। पीएससी के मेंस का सिलेबस भी देखिए कितना वास्ट कर दिया गया है, ताकि पीएससी के, क्योंकि अब समय की दरकार ही ऐसी है ना भाई, है ना, तो इसलिए जो है अध्ययन की जो है वह अच्छे से, मतलब डीप स्टडी की मांग अब आयोगों के द्वारा की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी कर सकता है? विच रिट कैन द हाई कोर्ट इशू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी? पहला ऑप्शन है परमादेश मेंडेमस, नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो, नेक्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, ठीक है। तो इसका आंसर तो आप लोग बता ही देंगे, आपको पता है मेंडेमस मतलब वी कमांड, ये जारी नहीं किया जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं होती इससे, ठीक है, इससे कार्यों को पूरा करवाया जाता है। क्यू वारंटो का भी आपको पता है। प्रोहिबिशन तो जुडिशरी से रिलेटेड है, ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि मान लीजिए किसी ने किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया तो ये उसके जो है पर्सनल लिबर्टी को है क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचाता है। तो इस ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, हैबियस कॉर्पस रिट इशू करके उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट जो है अपने सामने बुलवाता है, न्यायपालिका उसको जो है अपने सामने क्या करवाती है, प्रेजेंट करवाती है, ठीक है। जैसे अभी वैसे तो उसमें मेंडेमस रिट इशू करवाया गया था उनके द्वारा, जो करवाने की बात की जा रही थी, हैबियस कॉर्पस तो रहा ही है। जो हमारे सोनम वांगचुक जी हैं जिनको जोधपुर की जेल में रखा गया है, तो उनकी पत्नी ने भी रिट लगाया था वहां पर, लेकिन वहां पर जो है जो रिट लगाया गया था उसका थोड़ा सा डिफरेंट वो था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत किस अनुच्छेद में समाहित है? देखिए
मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ भी हम जो बताते हैं, खास करके बच्चों को डाउट होने लगता है कि यार मास्टर ज़बरदस्ती की चीज़ें बता रहे हैं, है ना? मतलब कई तरीके से क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। लेकिन ये रहता है कि हम लोग इतने सालों से पढ़े, फिर पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि यार बच्चों को ये बता देना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे समय में पता होती वो चीज़ें, तो शायद हम और बेहतर कर पाते, ठीक है? तो इसलिए जो है हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक डिलीवर कर सकें, ताकि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाकर के ये ना महसूस करो कि यार ये मेरा पढ़ने को रह गया, ठीक है? एटलीस्ट यहाँ तो एक बार सुन लो, है ना? तो क्या कह रहा है, द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 11, 16, 21, 26। क्या होगा भैया इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा भैया 21, है ना? इस 21 में जो है दो चीजें इंक्लूडेड है। एक जो है वो है आपका जो है प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्या है? प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है ना? स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि हमने कहाँ से लिया है भैया? ब्रिटेन से लिया है। और एक है आपका जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है? ये कहाँ से? ये जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। कहाँ से आया है? अमेरिका के। क्यों? क्योंकि अमेरिका ही है वह नागरिक अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक अपने आप को मानता है। और ये जो है वह कहाँ से है? ब्रिटेन से आया है। इसको अप्लाई करने के लिए जापान का लेटर ऑफ लॉ को यूज किया जाता है, ठीक है? अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, बस मैं तो थोड़ा सा आपको इसमें ये बता देता हूँ कि ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। ये हमारे संविधान में था नहीं एक्चुअली, ठीक है? इसको सुप्रीम कोर्ट ने, जो मेनका गांधी है, ठीक है ना? जो मेनका गांधी केस है, ठीक है? मेनका गांधी का जो केस है 1978 के बाद जो है इसको इंक्लूड किया है हमारे फंडामेंटल राइट के इंटरप्रिटेशन में। लेकिन मेनका गांधी केस के पहले तक जो है इस प्रोसेस को जो है सुप्रीम कोर्ट फॉलो करता था, ठीक है? और ए के गोपालन केस में, ठीक है, जो है ए के जो गोपालन केस है ना? ए के गोपालन केस में इस बात को जो है सुप्रीम कोर्ट ने वह इंश्योर भी किया था। फिर बाद में मेनका गांधी केस में जो है उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? एससी एसटी को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? अंडर विच आर्टिकल आर एससी एसटी प्रोवाइडेड फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट? मतलब किस आर्टिकल के तहत जो है एसटी एससी को जो है वह फंडामेंटल मतलब मौलिक, ठीक है? यहाँ फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल राइट वाला नहीं, मौलिक जो है सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल जो है राइट प्रोवाइड किए गए हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल है आपका आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 18, आर्टिकल 17, ठीक है ना? आर्टिकल 17 का यहाँ पर डेफिनेशन भी आ गया है ना? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। चलो एलिमिनेट करते हैं, ये तो होगा नहीं, ठीक है? आर्टिकल 17 है नहीं, क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट से संबंधित नहीं है, ये तो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 18 जो है आपको पता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड है, उपाधियों के अंत से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा। आर्टिकल 19 जो है वह क्या है आपके? आर्टिकल 19 जो है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा। और आर्टिकल 20 जो है वह गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित है, ठीक है ना? सॉरी, गिरफ्तारी दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है ना? प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, इससे रिलेटेड है ये, तो ये भी नहीं होगा। सॉरी, माफी चाहूंगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, आपका जो है इसका जो सही आंसर है ये है भाई 17 है ना? ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था दिमाग। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 17 है, ठीक है ना? 17 है। अनुच्छेद 17 जो है वह एससी एसटी को जो है फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट जो है वह प्रोवाइड करता है। क्लियर है? क्योंकि इस ऑप्शन में से ये बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है आर्टिकल 17, ठीक है? बेस्ट सुटेबल अगर आर्टिकल की हम बात करें तो, ठीक, क्योंकि बाकी तो हो नहीं पा रहे हैं, सेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम अपने एक्सप्लेनेशन के खांचे में जो है ना फिट नहीं कर पाते हैं आयोग के द्वारा। और खास करके जब एमपीपीएससी कोई क्वेश्चन पूछे तो भगवान ही मालिक होता है उसका, तो है ना? यहाँ कई सारी चीजें जो है प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं। बाकी इसका सही आंसर जो है वो डी होगा, ठीक है? फिर भी अगर कुछ ऐसा लगता है तो मैं एक बार चेक करके इसको जो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पहला ऑप्शन है मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम, अनुच्छेद 23, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर या बॉन्डेड बॉन्डेड लेबर, आर्टिकल 23। अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा, आर्टिकल 29। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, आर्टिकल 29। संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थान संचालन, आर्टिकल 31। माइनॉरिटी राइट टू एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 31। इसमें से आपको बताना भैया कौन सा पेयर जो है
वह करेक्टली जो है मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा सही आंसर भाई? आपको पता है ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो सही क्या नहीं है? डी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 31 नहीं, आर्टिकल क्या है? 30 है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? हु कैन अमेंड फंडामेंटल राइट इन इंडिया? मतलब अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो वो शक्ति किसे प्रदान की गई है? अब आप मौलिक अधिकारों के बारे में इतना तो समझ गए हैं कि ये हमारे देश के संविधान संविधान के एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो भाग 3 को जो है उसमें से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को वह संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है। फिर भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो उसको बदलना इतना आसान तो नहीं है। फिर आर्टिकल 13 जैसा जो है उसको जो सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कवच की भी चर्चा की गई है ना। तो किसको ये अधिकार दिया गया है? क्या ये अधिकार लोकसभा के पास है, क्या राज्यसभा के पास है, क्या संसद के पास है, क्योंकि संसद में दोनों आते हैं, क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास है? क्या होगा तो इसका सही आंसर भाई दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा सी, संसद। ठीक है ना, क्या है? संसद। ठीक है, आज थोड़ा सा मतलब आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि सर थोड़ा सा जो है टायर्ड से लग रहे हैं। एक्चुअली थोड़ी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से शाम को जो है काफ़ी लंबा समय जो है हॉस्पिटल में रहना पड़ गया। चेकअप वगैरह चल रहा था उनको, तो और दिन में क्लासेस रहती हैं, तो थोड़ा सा बीच में कभी आधे 1 घंटे का थोड़ा रेस्ट का समय निकालना रहता है, वो मिल ही नहीं पाया आज। ठीक है, तो कल सुबह से फिर उनको लेके जाना है। तो अभी ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लगभग रात के जो है समथिंग समथिंग 2 ढाई बजने वाले हैं। पर ये है कि मैंने सोचा कि कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन किसी भी प्रकार से जो है बाधित ना हो। तो मैंने कहा कि चलो कुछ नहीं, बहुत लंबी नहीं तो एटलीस्ट 1 डेढ़ घंटे का वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो उससे ये रहेगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन चलती रहेगी कंटिन्यू तरीके से। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करते चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थोड़ा जिसमें है 82, है ना, कथन कारण से रिलेटेड है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, लगता है मैं जो भी चीजें बोलता हूँ है ना वो अगले क्वेश्चन में ही चीजें आ रही हैं। आज 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, क्या कह रहा है असर्सन? क्या कह रहा है? डॉक्टर अंबेडकर डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कारण क्या कहता है? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर प्रभावी उपचार उपचार प्रदान करता है। रीजन क्या है? आर्टिकल 32 प्रोवाइड एन इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये बात इसमें कही गई है। ठीक है, अब इसमें ये पूछा गया है कि क्या कथन कारण सही है। ठीक है, तो इसका जो है अब आपको ऑप्शंस पता है कि किस तरीके के होते हैं। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है आपने लगा लिया होगा और नहीं लगाया होगा, तो आंसर इसका सही है ए। ये दोनों बातें सही है। ठीक है, कि 32 को उन्होंने जो है संविधान की आत्मा कहा है, और ये जो है इसलिए इसको आत्मा इसीलिए कहा है क्योंकि ये जो है अगर फंडामेंटल राइट का जो उल्लंघन किया जाता है तो ये उपचार प्रदान करता है, और उपचार बहुत जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि सरकार के द्वारा तो नागरिकों के फंडामेंटल राइट को जो इनक्रोच किया ही जाएगा, तो कोई ना कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उन्हें जो है उपचार प्रदान करे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए है आपका वैदिक वैध वैधिक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस। ठीक है ना, ड्यू प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं संविधान की सम्यक प्रक्रिया है एक्चुअली, है ना। ये संविधान मतलब विधि की सम्यक प्रक्रिया, तो वैधिक प्रक्रिया इसको लिख दिया गया है। कई बार ट्रांसलेशन में इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, तो इसको कहा जाता है सम्यक प्रक्रिया, है ना, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है, विधि की सम्यक। ठीक है, आप लोगों ने अष्टांगिक मार्ग पढ़ा होगा बुद्ध के। सम्यक प्रक्रिया, तो सम्यक मतलब क्या है? जो बिल्कुल एकदम नपा तुला हो, है ना, मतलब प्रॉपर तरीके का हो, तो सम्यक प्रक्रिया। नेक्स्ट है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दृष्टांत व अभिसमय, प्रेसिडेंस एंड कन्वेंशंस, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसमें पूछा न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है। ठीक है, मतलब व्हाट इज द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो देखो इसका सही आंसर है दोस्तों, वो है क्या? बी। क्या है? बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्यों है जरा ये समझ लीजिए। देखो क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन जो जुडिशियल रिव्यू किया जाता है उसमें ये देखा जाता है कि क्या इस कानून को बनाते समय, इस कानून को बनाते समय, ठीक है ना, बनाते समय, है ना, जो कानूनी प्रक्रिया है, कानून को बनाने की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, है ना, तो कानूनी प्रक्रिया का, है ना, पालन किया गया है, पालन किया गया है ना, किया गया है या नहीं। ठीक है, या नहीं, इस बात की जांच जो है, ठीक है ना, इस बात की जांच जो है वह जुडिशरी न्यायपालिका, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वह हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है।
तो इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। या इसका एक आधार ये भी हो सकता है कि क्या वह कानून, क्या वह लॉ जो है वह फंडामेंटल राइट से असंगत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को इंक्रोच कर रहा हो, उसका उल्लंघन कर रहा हो। तो इस आधार पर भी उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। तो ये प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ को जो है चेक करता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू बहुत बढ़िया क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस के द्वारा बनाया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, असर्शन रीजनिंग का है। पहला क्या कह रहा है, असमान लोगों के लिए राज्य अलग व्यवहार कर सकता है, ठीक है, ताकि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता प्राप्त हो सके। द स्टेट में ट्रीट अनइक्वल पर्सन डिफरेंटली टू अचीव सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वेलिटी। ठीक है ना, मतलब सीधी सी बात कथन ये कह रहा है कि समाज में जो असमान लोग हैं, ठीक है ना, मतलब जो कुछ विशेष वर्ग के लोग हैं, उनके लिए राज्य जो है अलग व्यवहार कर सकता है। जैसे उनको आरक्षण प्रदान किया जा सकता है, कुछ छूट दी जा सकती है, छात्र हैं तो छात्रवृत्ति प्रदान किया जा सकता है। मतलब उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण के लिए उनको कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान किया जा सकता है राज्य के द्वारा, ये कथन है। कारण क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है, क्या अब आपको ये बताना है सही है या नहीं। ठीक है ना, कारण क्या है, समान लोगों में विधि समान रूप से लागू होती है, क्योंकि समान लोगों में विधि समान रूप से लागू होती है। लॉ अप्लाइज इक्वली टू दोज हु आर इक्वल्स। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो इसमें से आपको ऑप्शन देखना है, थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे है यहाँ पर, इसमें से आपको ये बताना है कि सही क्या है ना। तो देखो ये जो पूरी बात की गई है ना, ये आर्टिकल 14 का जो सेकंड वाला सेगमेंट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से रिलेटेड है ये, है ना, कानूनों का समान संरक्षण से संबंधित है, कानूनों का समान संरक्षण। ठीक है ना, संरक्षण कहाँ से लिया है इसको हमने भैया, अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है इसको हमने, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसका क्या मतलब होता है कि राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा, राज्य मतलब पॉलिटिकल साइंस में मैंने आपको बताया एमपी छत्तीसगढ़ नहीं समझना है ना, राज्य मतलब देश, सरकार, उसके द्वारा जो है ये जो समाज के पिछड़े लोग हैं, ठीक है ना, सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, इनके लिए जो है विशेष उपबंध किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, विशेष जो है उपबंध किया जा सकता है, जैसे आरक्षण, जैसे क्या है, आरक्षण। तो ये इस तरीके की, या सपोज कीजिए मान लीजिए पुलिस की भर्ती होनी है, किसकी भर्ती होनी है, पुलिस की भर्ती होनी है। अब जो लोग मैदानी क्षेत्रों में होते हैं, मैदानी क्षेत्रों की जो हाइट होती है, जो लंबाई होती है, वो अच्छी खासी होती है, ठीक है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं उनकी ऊंचाई जो है कम होती है, मतलब उनकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, कम होती है, उनकी जो लंबाई वो कम होती है। लेकिन पुलिस के लिए सपोज करो 5 फीट 5 इंच जो है ऊंचाई मांगी गई है। अब ये लोग बेचारे नेचुरली ही पहाड़ी हैं, तो इनकी हाइट ऑलरेडी ही कम होगी। ऐसे कंडीशन में तो ये कभी पुलिस में भर्ती हो ही नहीं पाएंगे। आप गोरखा रेजिमेंट देखिए, उसमें उनकी हाइट क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है, सेना में अगर हम बात करें तो, है ना, तो इनको क्या है, छूट दे दिया जाएगा। तो ये वो बात कह रहा है, तो पहला तो सही है भाई। दूसरी बात कहता है समान लोगों में। अब मान लीजिए ये पहाड़ी क्षेत्रों को जो छूट दी गई है, अब इसमें फर्दर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, अब वो पहाड़ी क्षेत्र चाहे हिमालयी क्षेत्र हो, ठीक है, चाहे वो हिमालयी क्षेत्र हो या कोई और अन्य है, या तो हिमालयी क्षेत्र के अगर हम इस तरफ बात कर लें, जो हमारा जो है पहाड़ी क्षेत्र है जो नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी भारत हो, तो अब उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहाड़ी मतलब पहाड़ी, या महिलाओं को कोई विशेष दर्जा दिया गया है तो वो सभी महिलाओं पर लागू होगा, फिर महिला महिला के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके का वो कह रहा है कि समान लोगों में विधि समान रूप से लागू होती है। ठीक है, तो ये दोनों जो है सही है, इसका सही आंसर है डी। ठीक है, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। द राइट टू फ्रीडम इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। इसका आंसर आपको पता है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजनिंग का है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देगा, ये कथन है, क्योंकि लोकतंत्र में शिक्षा मानवाधिकार है, लोकतंत्र में शिक्षा मानवाधिकार है और विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए आवश्यक है। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एजुकेशन इज एसेंशियल एज अ ह्यूमन राइट एंड फॉर इंटरप्रिटेटिंग द राइट टू डेवलपमेंट। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आधा, इस क्वेश्चन का आधा सेगमेंट का एक क्वेश्चन पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये तो है ही भैया हमारे यहाँ आर्टिकल 21A में जो है, जिसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और ये माना जाता है कि लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो शिक्षा बहुत आवश्यक है, और शिक्षा एक क्या है, मानवाधिकार भी है और विकास के लिए आवश्यक है। बिना शिक्षा के जो है विकास के लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता, ना तो पर्सनल स्फीयर में ना ही पब्लिक स्फीयर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा सही आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत
के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24 द्वारा निम्न में से क्या क्या प्रावधानित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोवाइडेड अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? पहला है मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर, अस्पृश्यता का उन्मूलन, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्टेड, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो भैया ये तो आपको पता है कि ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है भैया? गलत है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, उसके लिए 29 और 30 है भैया, है ना। हम लोग जो है 22, 23 और 24 में उनकी बात नहीं करते। और ये दूसरा भी गलत है भैया, क्योंकि ये बात जो है हमने अनुच्छेद 17 में पहले ही कर ली थी, ठीक है। तो 2 और 3 को अलग कर दो, 1 और 4 जहां दिख जाए वो सही आंसर आपका होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पूछा है कि कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला ऑप्शन है आपका, वो क्या है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, राइट्स आर क्लेम ऑफ स्टेट अगेंस्ट सिटीजन्स। फिर है बी में है अधिकार वे विशेषाधिकार है जो संविधान में समाविष्ट हैं, राइट्स आर प्रिविलेजेस इनकॉर्पोरेटेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। नेक्स्ट है अधिकार कुछ लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं, राइट्स आर दी प्रिविलेजेस ऑफ सम सिटीजन अगेंस्ट अदर। क्या है अधिकार? क्या है? तो भैया इसके लिए आपको जानना पड़ेगा अधिकार की परिभाषा, कि आखिर अधिकार होते क्या है। तो अधिकार जो है, मैं जैसे कि बताता हूं कि अधिकार जो है वह एक प्रकार के दावे हैं। क्या है? एक प्रकार के दावे हैं, क्लेम है, ठीक है ना। राइट्स आर क्लेम, ठीक है। ये एक प्रकार का दावा होता है कि हम दावा करते हैं कि ये मुझे दो, क्योंकि यह मेरा है। जैसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता से उनकी संपत्ति में जो है हक की मांग करते हैं, और उनका कहना होता है कि इस संपत्ति में मेरा भी अधिकार है, क्योंकि मैं आपके ही वंश को बिलोंग करता हूँ या मैं आपकी संतान हूँ। तो वो उसका अधिकार हो गया, दावा है, क्योंकि वो दावा कर रहा है उसके लिए, ठीक है। तो एक तरीके के क्या होते हैं? क्लेम होते हैं। क्या होते हैं? क्लेम होते हैं, है ना। जैसे आपने अगर इंश्योरेंस करवाया है, अगर आपने जो है इंश्योरेंस करवाया है ना, अगर आपने क्या करवाया है? इंश्योरेंस करवाया है। क्लेम की स्पेलिंग बार बार गलत क्यों हो रही है? ठीक है, इंश्योरेंस करवाया है तो आप दावा कर सकते हैं। तो इस केस में जो है, अगर सही आंसर की हम बात करें तो राइट्स आर क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। मतलब ये जो हमें अधिकार दिए गए हैं वो राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि राज्य शक्तिशाली है, राज्य के पास अपनी पुलिस है, सेना है, ठीक है। वो चाहे तो नागरिक अधिकारों का दमन कर सकते हैं। इसलिए हमें फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। सारे नहीं है, कुछ ही प्राप्त है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, आर्टिकल 21 का अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। यह कथन भारतीय संविधान के किस प्रावधान से समर्थित होता है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन करेक्टली जस्टिफाई दैट प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21? ठीक है, निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है, ठीक है भैया, सत्य बात है ना। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, किस केस के तहत आया था ये निजता का अधिकार? आपका 2017 में आया है, ठीक है। चलो केस देख लेते हैं। यह कथन भारतीय संविधान के किस प्रावधान से समर्थित होता है? तो आर्टिकल 21 में है ये निजता का अधिकार, और भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं, इससे यह जो है समर्थित होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इसका ऑप्शन है सी। इसके लिए जो केस था सुप्रीम कोर्ट का, उस केस का नाम क्या था? निजता के अधिकार से रिलेटेड जो है, चलो भी याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद, हाँ, 90वां क्वेश्चन। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, किन प्रतिबंधों के अधीन है? मतलब रेस्ट्रिक्शन क्या है इसमें? धार्मिक मामलों के प्रतिबंधन में, मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर में। पहला ऑप्शन है आपका लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, शिक्षा एजुकेशन, सदाचार मोरालिटी, स्वास्थ्य हेल्थ, और धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप एक थोड़ा सा इसे याद रख लीजिएगा। इसमें जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन के उसमें जो है नेशनल सिक्योरिटी को शामिल नहीं किया जाता, तो इसको हटा देना, ठीक है ना। उसमें बेसिकली 2-3 बातें ही हैं, जैसे एक तो है मोरालिटी है, सदाचार है, स्वास्थ्य है ना। सेकुलरिज्म का यहाँ लेना देना है नहीं, ठीक है, क्योंकि सेकुलरिज्म चरित्र को ही पूरा करने के लिए किया गया है। तो देखो दूसरा ऑप्शन तो हट रहा है, तो दूसरा जहां जहां दिख रहा हो उसको तो पहले हटा दो। फिर मैंने कहा है धर्मनिरपेक्षता भी हट रहा है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता भी हट रहा है, चलो हट गया। अब बचा क्या हमारे पास? एक तो लोक व्यवस्था बचा हुआ है ना। क्या क्या बचा हुआ है?
लोक व्यवस्था बचा हुआ है, पब्लिक ऑर्डर बचा हुआ है, ठीक है, एजुकेशन बचा हुआ है, ठीक है, और मोरालिटी बचा हुआ है, सदाचार बचा हुआ है ना, यहाँ पर मोरालिटी है ना, सदाचार और स्वास्थ्य, हेल्थ, हेल्थ, हेल्थ तो यहाँ नहीं आता है ना, पर ऑप्शन में जो है ये चीज़ें क्या है सेट नहीं हो पा रही है ना, पहला, तीसरा, और एजुकेशन भी इसमें नहीं है भाई। एजुकेशन के आधार पर जो है रेस्ट्रिक्शंस जो है उसमें धार्मिक मामलों के प्रतिबंध में नहीं लगाए जाते, ठीक है, तो तीसरा भी काटना है हमको। इसका सही आंसर आएगा आपका ए। क्या होगा सही आंसर? ए। मतलब धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पर किया जा सकता है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी के बेसिस पर और हेल्थ के बेसिस पर, ठीक है ना, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अभी देखिए जैसे धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, आप लोगों ने वो प्रसादम नाम सुना होगा ना, जिसमें कई बार जो है कई प्रकार की जो इसका निर्माण करते हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो अशुद्धता, मतलब हाइजीनिक को नहीं बरती जाती, तो फिर जो उसको उसकी उनके ऊपर जो है कार्यवाही की जाती है। तो वैसे तो ये धार्मिक मामला है, लेकिन फिर भी इसमें राज्य के द्वारा फिर क्या हस्तक्षेप किया जाता है ना, क्यों? क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, मोरालिटी तो है ही, और पब्लिक ऑर्डर भी बहुत जरूरी है। अब आपको कोई धार्मिक रैली निकालनी है मणिपुर में, लेकिन वहां पर ऑलरेडी हिंसा भड़की हुई है, और आप बोलोगे नहीं नहीं भैया हम तो बिल्कुल निकलेंगे अपना झंडा लेके, तो फिर कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट आपका है 19(1) है कथन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता, ठीक है भैया, क्योंकि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको पता है ये दोनों स्टेटमेंट सही है ना, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, इसका सही आंसर होगा बी। स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही से नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति के अपनी पसंद के से विवाह करने के अधिकार को कौन सा अनुच्छेद संरक्षित करता है? विच आर्टिकल प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ देयर चॉइस, मतलब वो अपने चॉइस के किसी व्यक्ति से अगर विवाह करना चाहता है तो इसे कौन प्रोटेक्ट करता है, ये इसमें पूछा गया है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29। तो आपको पता है इसका सही आंसर है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अपने मन पसंदीदा व्यक्ति से जो है विवाह करना, ये पर्सनल चॉइस को दिखाता है, ठीक है ना, पर्सनल लिबर्टी को दिखाता है। वो अलग बात है कि समाज वाले करने नहीं देते हैं ऐसा, खैर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो बदल रही हैं चीजें धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब ये सारे रिट हैं, और रिट की क्या मीनिंग होती है उस पर क्वेश्चन बनाया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। परमादेश, वी कमांड। प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। अधिकार प्रक्षा, क्यों वारंटो जिसको कहते हैं, बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। ये सबके जो है मीनिंग, इसमें से आपको ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। हिंदी में एक बार बता देता हूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण के सामने लिखा हुआ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के सामने लिखा हुआ है शरीर को प्रस्तुत करो, सशरीर प्रस्तुत करो, इसका मतलब ये होता है, ये सही है, मिला हुआ है। परमादेश के सामने होता है, परमादेश मतलब मैंडेमस, वी कमांड, हमने देखा हम आदेश देते हैं, परमादेश है ना, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, कोर्ट का आदेश, परमादेश, तो हम आदेश देते हैं, सत्य है, ये मिला हुआ है। प्रतिषेध का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, प्रोहिबिशन टू बी, अरे भाई हमने पढ़ा है प्रतिषेध का मतलब होता है टू स्टॉप, रुक जाओ, जहां हो जैसे हो खड़े हो जाओ, वहीं पर रुक जाओ, ठीक है। तो प्रोहिबिटर, ये सर्शियररी का मतलब होता है, किसका मतलब होता है, ये जो बात है ना, ये उत्प्रेषण रेट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, किसके बारे में लिखा हुआ है, उत्प्रेषण रेट के बारे में, सर्शियररी के बारे में लिखा हुआ है, तो ये सही नहीं मिला है, और हमारा आंसर यही है भाई, क्योंकि अपन को क्या नहीं मिला है यही बताना है। और अधिकार प्रक्षा क्यों वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से आप इस कुर्सी में बैठे हो, ठीक है, ये इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता के विरुद्ध संरक्षण किस मूल अधिकार में आता है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी बिलोंग टू विच फंडामेंटल राइट, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू इक्वालिटी। आपको पता है कि ये भैया समानता के अधिकार में आता है ना, समानता के अधिकार में आता है। ये क्वेश्चन हम एक पहले डिस्कस कर चुके हैं। निजता का अधिकार है ना, ये अभी हमने देखा है, निजता का अधिकार हमने देखा है कि निजता का अधिकार जो है भाई वो कहाँ पर शामिल किया गया है, हमारा जो निजता का अधिकार है, अरे यार, निजता का अधिकार है वो आर्टिकल 21 में है, ठीक है ना। निजता का अधिकार पुट्टा स्वामी केस है भाई, वो उसका नाम याद नहीं रहता, पुट्टा स्वामी केस से निजता का अधिकार का जन्म हुआ है। फिर है, क्या कह रहा है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, अनियंत्रित असंयुक्त विवेकाधिकार देने वाला कानून किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? अ लॉ दैट गिव्स आर्बिट्ररी अनगाइडेड डिस्क्रिशन वायलेट विच आर्टिकल, मतलब एक कानून जो है अगर वो आर्बिट्ररी या अनगाइडेड डिस्क्रिशन देता है तो वो किस अधिकार का उल्लंघन करता है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 28,
आर्टिकल 32, आर्टिकल 44। तो भैया ये जो होता है ना, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, ठीक है ना, क्योंकि आर्टिकल 14 में कहा गया है कि जो वर्गीकरण है, क्या, जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है ना, जो क्लासिफिकेशन है वह तर्क संगत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तर्क संगत होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। मतलब आप जो भी आरक्षण, मान लो आरक्षण दे रहे हैं आप लोगों को, तो आरक्षण का जो आधार है, कि जिन आधारों पर आप आरक्षण दे रहे हैं वह क्या होना चाहिए? तर्क संगत होना चाहिए। इसलिए देखिए, बार बार बात की जाती है कि जो SC ST आरक्षण है, SC ST आरक्षण है, उसमें भी जो है वह क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया जाए। और अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जो ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई जी के द्वारा जो है लिया गया है, उसमें SC ST के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर को अप्लाई करने की बात वहां पर की गई है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, भारत रत्न व पद्म पुरस्कार से रिलेटेड कौन से कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, है ना। ये अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18(1). पद्म पुरस्कार 1954 में शुरू हुए और केवल एक बार निलंबित हुए हैं। भारत रत्न प्रतिवर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। भारत रत्न कैन बी अवॉर्डेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 पर्सन पर ईयर। क्या इसमें से आपको बताना सही क्या है? ठीक है ना, आपको इसमें से सही नहीं है ये पूछा है, सही नहीं है, सॉरी, सही नहीं है, इस बात को पूछा गया है। तो भैया ये अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं, ठीक है भैया, अंतर्गत उपाधियां हैं, ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। 1954 में शुरू हुआ था, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और भारत रत्न प्रतिवर्ष अधिकतम मतलब 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, यहाँ 5 लिखा है, तो ये भी गलत है। तो ऑल इनकरेक्ट है, इसमें सारे स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। ये इनको जो है 18 के अंतर्गत, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है वह उपाधियां नहीं मानी जाती हैं, ठीक है ना। उपाधियां मतलब इनको जो है टाइटल नहीं माना जाता, इनको जो है वह अवार्ड माना जाता है। क्या माना जाता है? अवार्ड। लोगों ने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी क्षमता के बल पर उसको हासिल किया है, वो टाइटल नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा भी था, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में इनको सस्पेंड कर दिया था। तो और 1954 आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और 5 नहीं 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसने कहा कि मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ एक समझौता है, ठीक है ना। हु सेड दैट फंडामेंटल राइट्स आर प्लेज टू आवर पीपल एंड अ पार्ट विथ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ये बात जो है किसके द्वारा कही गई थी? ऑप्शन से आपके जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो इसका सही आंसर है भैया, ये बात कही गई थी डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी के द्वारा, कि ये जो फंडामेंटल राइट है ना, मूल अधिकार है, ये हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है। मतलब हम अपने लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं, सरकार के द्वारा जो है ये प्रतिज्ञा ली जा रही है कि हम उनको, उनकी रक्षा करेंगे। और सभ्य विश्व के साथ, जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, उसके साथ हमारा एक समझौता है, ठीक है, कि हमारी सरकार जो है कोई अत्याचारी सरकार नहीं है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियम मजदूरी संहिता 2019 कोड ऑन वेजेस 2019 में सम्मिलित किए गए हैं? वैसे तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो पूछ लिया गया है वो किसी कारण से, ठीक है। तो फिर भी आप लोग याद रखिएगा, जब क्वेश्चन आ ही गया है तो आप याद रखिएगा, ये पहला, दूसरा और ये चौथा, ये तीनों इसमें शामिल है। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसा है कि मैंने एपीएफसी से रिलेटेड भी जो है, आपको मालूम होगा ना, ईपीएफओ, तो उसमें हम लोग लेबर लॉ वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें थोड़ी प्रिपरेशन की थी मैंने, तो जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ को जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो 1, 2 और 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना, ये सी वाला। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ चलो, उसकी जगह जो है हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? डैश डैश डैश, अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। यह कथन संविधान सभा में किसने कहा था? हु सेड दैट दिस इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है। पीएससी वाले और नेट वाले और सेट वाले इस तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहे, और इसको तो रट्टा मार लेने बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बात क्या सोमनाथ लाहिरी जी ने कही थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी, या एनजी रंगा ने कही थी? तो ये बात जो है किस तरीके की, किसने कही थी? तो इस तरीके की जो बात है ना, एकदम बिल्कुल कड़क जो बात होती थी, वो ज्यादातर सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा करते थे। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये पूरा जो है हमारा, हमने जो प्लेज लिया था 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, वो हमने पूरा कर लिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।